हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम 7 बजे जो है जुड़ चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आज का प्रैक्टिस सेट है। और आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं और यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें और इन क्वेश्चन का जो है इंजॉय कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए हैं। और आपको हम बता दें कि जो लोग आए हैं या जिनका शासन हुआ है या जिस वंश की बात किया जाए उन सभी का आपको क्रम जरूर याद रखना है, क्योंकि पिछले साल भी एक क्वेश्चन इस पर आया था जिसमें क्रम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ईयर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। टॉमस रो, फायान, ह्वेनसांग। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया है और उसके बाद कौन आया है। क्वेश्चन नंबर पहला, चलिए बिल्कुल, तो जिनको पता है वो लोग आंसर जरूर दें यहां पर। चलिए, तो अगर मैं इसके पहले आंसर की बात करूं तो आपको पता है जो फायान था, ठीक है, जो आपका फायान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जिसको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये आपका 5वीं सदी में आया था, आपको हम बता दें। ठीक है, 5वीं सदी में। वहीं पर अगर हम ह्वेनसांग की बात करें जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये आया था 7वीं सदी में। क्लियर है। वहीं पर जो टॉमस रो की बात करते हैं तो टॉमस रो जो है ये 1615 ईस्वी में आया था, जब आपका शासन चल रहा था जहांगीर का, यानी 1615 से 1618 के बीच में ये जो है वहां पर आया था। तो कुल मिलाकर आप लोगों को अगर हम बता दें, सबसे पहले आपका फायान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था और फिर आपका टॉमस रो आया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। ये भी जरूर याद रखिएगा कौन किसके शासनकाल में आया था। फायान 5वीं सदी में, चंद्रगुप्त द्वितीय, ह्वेनसांग 7वीं सदी और आपका जो है हर्षवर्धन के समय पर, और टॉमस रो जो था ये 1615 से 1618 में आया था और वो भी जहांगीर के समय पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, चलिए तो अगर हम इसकी बात करें, अगर आप लोगों ने इसका आंसर बताया हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। और ये युद्ध पूछा जाए किस नदी के किनारे हुआ था, तो भागीरथी नदी के जो है किनारे हुआ था। इसके बारे में भी आपको सूचना जो है रखना चाहिए। समझ में आ गई बात। चलिए, इसमें जो है क्लाइव जीत गया था। वहीं पर अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसका ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो युद्ध हुआ था वो सुजाउद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। वहीं पर वांडीवास के युद्ध की अगर हम बात करें वो आपका 1760 ईस्वी में हुआ था, वांडीवास का युद्ध। और ये युद्ध जो था वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गई बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। चलिए जल्दी से बताइए आंसर आप लोग। देखो जितने भी क्वेश्चन है जानदार हैं, बस आपको दिया है कि मेहनत करके उनको पढ़ना है। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, क्वेश्चन नंबर 3। तो जहां कहीं भी आपकी हड़प नीति की बात आती है सीधा जो है आपका लॉर्ड डलहौजी आंसर हो जाता है। तो तीसरे का भी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल, तो चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अकबर के भी दरबार में 9 रत्न थे, ऐसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से धनवंतर हो गए, ठीक है, और भी आपके बहुत सारे लोग हो गए, छपड़क हो गए और आपके बैताल हो गए, यानी ऐसे कर करके जो है आपके 9 लोग जो है यहाँ पर इनके भी 9 रत्न थे। तो याद रखिएगा अगर बात कभी भी धनवंतर की आती है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सुशोभित करने वाला एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको आता होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये यूपी ट्रिपल एससी में आ चुका है पहले। समझ में आई बात। चलिए चलिए बहुत बढ़िया।
तो बिल्कुल मेगस्थनीज जिन्होंने बताया है बिल्कुल ही करेक्ट है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज किसके समकालीन था, तो आपको हम बता दें जो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेट 2021 में ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है। चलिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया? 1925, 1926, 1919 या फिर 1928? बताइए। 1925, 1926, 1919 और 1928, जिसको आप लोग व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। चलिए, तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो डी आंसर सही हो जाएगा। 3 फरवरी 1928 को जो ये आया था, और इसमें इसका विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो है सारे के सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज के थे, भारतीय कोई सदस्य था नहीं, इसलिए इसका विरोध भी हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। चलिए, तो अगर हम इसकी बात करें तो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, और यहां पर जो है पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और आपको पता हो तो हम लोग जो है 26 जनवरी को यहां से स्वतंत्रता दिवस मनाना भी शुरू किए थे। ठीक है, उसके बाद में आज़ादी आपको 15 अगस्त को मिली, तो हम लोगों ने 15 अगस्त को मनाना शुरू किया, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिए। तो 1929 से ही हम लोग ये मानने लगे थे कि हम लोग पूर्ण स्वतंत्र हैं, और पूर्ण स्वराज की जो है यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें आपको मिलान करना है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, इसमें आपको मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, इनके आपको संस्थापक बताने, उनका मिलान करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी, इसको आपको याद रखना है। वहीं गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1913 में होती है। ईयर भी सब याद रखिएगा। मित्र मेला की अगर हम बात करते हैं तो 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पर होम रूल लीग की बात करें तो 1916 में इसकी हुई थी। चलिए, अब इनका मिलान करते हैं कि किसकी स्थापना किसने की थी। तो अगर इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो रास बिहारी बोस, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस 2 लोग थे। इसका मतलब ए का ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ही आपका आ रहा है, और कोई यहां पर ए पर 2 है नहीं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब गदर पार्टी लाला हरदयाल थे, जो कि दूसरे का ए होगा। मित्र मेला का तीसरा यानी वीडी सावरकर होंगे। वहीं पर होम रूल लीग की बात करते हैं तो एनी बेसेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अब्दुल कलाम आजाद? सॉरी, अबुल कलाम आजाद। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। चलिए, तो अगर हम आपको बता दें खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो खिलाफत आंदोलन जो आपका था वो 1920 में जो है शुरू किया गया था। 2 अली बंधु थे जिनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। इनको अली बंधु कहा जाता था, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी, और इसका जो विरोध है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इनमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, बताइए। चलिए, अगर हम आपको बताएं काकोरी कांड के बारे में, तो काकोरी कांड जो आपका हुआ था वो 1925 ईस्वी में होता है। एक ट्रेन डकैती थी, आपको ये चीज पता होना चाहिए। और अगर ये पूछ लिया जाए कितने क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया था, तो टोटल जो है 10 क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें आपको पता होना चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, केशव चक्रवर्ती थे, मुकुंदी लाल थे, बनवारी लाल थे, 10 लोग थे ऐसे करके। तो इसमें बात करते हैं कि कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसने जो है इसमें भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि किस ईयर में काकोरी कांड हुआ था, तो 1925 में हुआ था। समझ में आ गई बात? चलिए,
अगर हम बात करें तो 2021 में जो काकोरी कांड है इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है कि काकोरी कांड का नाम अब क्या रखा गया है तो काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर कावेरी? बहुत ही सिंपल है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जिन्होंने भी कृष्णा बताया उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, तो 11 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1951, 1953, 1955 या फिर 1958? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट को जो है आप सभी को पता है बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हाल ही में आया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा हो जाएगा। और अगर हम वही चीन में बात करें तो इसको हम लोग कोमोलंगमा बोलते हैं। जो माउंट एवरेस्ट है चीन में इसका नाम हो जाता है कोमोलंगमा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि माउंट एवरेस्ट का नाम चीन में क्या है तो कोमोलंगमा है, वहीं नेपाल में सागर माथा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गई बात? माउंट एवरेस्ट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि नेपाल में ही स्थित है। और पहली बार अगर हम बात करते हैं इसकी तो 1953 में जो है इसमें चढ़ाई हुई थी, और चढ़ाई करने वाले जो थे वो आपके तेनजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी थे। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, देखो भाई, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो पैसे नहीं लगेंगे, आप तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे आना है। अभी 2-3-4 दिन की बात हो, उसके बाद में आपकी 2-2 क्लासेस करा दी जाएंगी। एक में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक में आपको प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। बहुत सारी चीजें होंगी, आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, चलिए बात करते हैं भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भैंसड़ोगढ़ अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर घाट प्रभा अभ्यारण्य? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए सभी लोग। तो बिल्कुल यहां पर अगर हम भरतपुर की बात करते हैं जो कि राजस्थान में है, ये भी याद रखते हैं, तो केवलादेव। ठीक है, केवलादेव जो आपका है जो कि राजस्थान में स्थित है, ये इसका जो है स्टेट याद रखिएगा। पक्षी अभ्यारण्य है, उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया या फिर राजनांदगांव? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, बताइए। बिल्कुल, भिलाई इस्पात संयंत्र अगर बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, जो कि रूस की मदद से इसको बनाया गया था। बहुत बढ़िया। चलिए, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दल्ली राजहरा हो जाएगा। ठीक है, 14 का ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क है उसका स्रोत जो है दल्ली और राजहरा है। अगर पूछा जाए ये भिलाई है कहां पर, तो छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से बनाया गया था, किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो याद रखना रूस के सहयोग से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर आपको थोड़ा सा जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। थोड़ा छोटा कर देने तो आपको दिखेगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए, जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, बारालाचाल और सिपकला दर्रा उत्तर प्रदेश, थागला नीति पास और लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम। अब इसमें से बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं भाई मेरे, आपको बता दें तो यहां पर जो आपका गलत आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि पहला भी गलत है, क्योंकि यहां पर जो जोजिला दर्रा है, पहले तो ये सही हो जाता है जो आप यहां पर देख रहे हो जोजिला और बुर्जिल, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा अपडेट करिएगा, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका अलग हो चुका है। तो ऐसे में जो जोजिला दर्रा आपका है अब वो लद्दाख में हो चुका है, जम्मू कश्मीर में अब वो नहीं है। समझ में आ गई बात? यानी कि ये जो दर्रा है वो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। और लद्दाख में अगर हम बात करें तो एक काराकोरम दर्रा आपने सुना होगा, खारदोंगला सुना होगा, चांगला सुना होगा, दीगार सुना होगा।
ये जो दर्रे हैं वो आपके अब लद्दाख में स्थित हैं। वहीं पर अगर हम बारालाचाला और सिपकिला दर्रे की बात करते हैं तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पर नीति माना, लिपलेख, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं, ना कि यहां पर है। ठीक है, नाथुला और जेलेपला जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या फिर व्यक्तिगत कर। ठीक है, आप लोगों को मैं इकोनॉमिक के टॉप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक दिन करवाऊंगा, क्योंकि 5 प्रश्न आपके इकोनॉमिक के आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जिससे आपका जो भी पोर्शन कमजोर हो उसको आप अच्छे से पढ़ सकें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना जाए। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की जो है अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या फिर व्यक्तिगत कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का, बिल्कुल वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी वृद्धि करते हैं तो आपके जो लाभ है या निवेश है उसकी वृद्धि की संभावना अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं इसकी राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएसओ कहते हैं। अगर कहा जाए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया किसने था? याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सबसे पहले किया किसने था तो 1966 ईस्वी में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा इनको, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, एक सेकेंड, बिल्कुल दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है इसको किया था। और किस ईयर में किया था? तो 1867 ईस्वी में किया था। इसको आपको याद रखना है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर कृषि। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी उत्पादन क्षेत्र को या किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रकृति के आधार पर उत्पादन को 3 में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर हम वहीं पर बात करते हैं सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र जो है वो आपका तृतीयक में आ जाता है। ठीक है, तो अगर अर्थव्यवस्था के आधार पर, उत्पादन की प्रकृति के आधार पर अगर हम पूछें कि कितना क्षेत्र, तो 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और सेवा जो है वो आपका तृतीयक में आता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एमएस स्वामीनाथन या नॉर्मन एडवर्ग। बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल इजी है, अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। एमएस स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति से संबंधित है, ये श्वेत क्रांति से नहीं थे, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर हरगिस कुरियन, तो ये आपके श्वेत क्रांति से संबंधित हो, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। और अगर हम पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारों का जनक। अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारों का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय अगर पूछा जाए फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जब ये 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसको भी आपको याद रखना है, बाद में ये 2 बार प्रधानमंत्री भी बने, आप सभी को याद है। चलिए, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। बताइए। बहुत बढ़िया, कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 21, अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो आपके संविधान की 12 अनुसूचियां, उनमें से जो 7वीं अनुसूची है, याद रखिएगा, जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। एक संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। समझ में आ गई बात। वहीं पर अगर हम राज्य सूची की बात करते हो, राज्य सूची में आपकी पुलिस आती है, सार्वजनिक व्यवस्था आता है, परिवहन आता है, स्वास्थ्य आता है, कृषि आता है, स्थानीय सरकार आती है, साफ सफाई, मतलब जो आपके राज्य स्तर में होती है उसको हम राज्य जो के बारे में हम बात करते हैं। जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो आपके प्रदेश की नहीं होती, वो आपके संघ की होती है। समझ में आ गई बात। तो पुलिस हो गया, कानून और व्यवस्था हो गया, जेल हो गया। देखो हर एक जगह की कानून अलग अलग है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सभी राज्य अपने आधार पर कानून बनाते हैं। भाई कहीं पर शराब जो है गैर कानूनी है तो कहीं पर शराब चल रही है। ठीक है, ये चीजें आप लोग देख रहे होंगे। तो 21 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। बताइए, अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या फिर लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, इसमें से आपको बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, तो बिल्कुल यहां पर अर्धसंघीय संरचना भी होता है आपके संविधान में, शक्तियों का वितरण भी है, क्योंकि आपको पता है केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं पर हम बात करते हैं प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है, ये आपकी विशेषता नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं, जो कि आयरलैंड से लिया गया। अगर पूछा जाए कहां से लिया गया है तो ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। राजनीति के निर्देशांक जो है ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। चलिए चलिए तो अगर हम बात करते हैं 24 का, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 होता है, लेकिन अगर वही हम अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 46 की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के बढ़ावा देता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, वहीं पर 46 जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक के बारे में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रायल कमेटी या फिर इनमें से कोई नहीं? 25 का आंसर बताइए। तो बिल्कुल, अगर जहां कहीं भी आपको पंचायती राज व्यवस्था दिख जाए, बलवंत राय मेहता कमेटी, तुरंत मारिए फटाक से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? 5 प्रश्न आपके जो हैं, जब आप पेट देने जाओगे तो 5 नंबर जो है आपके साइंस से आएगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल साइंस आती है, इसलिए साइंस को खूब अच्छे से पढ़िए। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इसमें से कोई वोल्टेज नहीं होता है। बताइए 26 का आंसर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ये आपका पेट में आया हुआ है पिछले साल क्वेश्चन, ये यूपी पेट का ही क्वेश्चन है, पिछली बार आया था ये। आपको बता दें ये पूरा का पूरा पेपर ही 2021 का है पेट का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपने देखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन 2021 के पेट में आए हुए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन। 26 का आंसर बताइए। चलिए, तो आपको हम बता दें ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है बोनस मिला था पिछले साल। ठीक है, यानी इसका एक भी आंसर सही नहीं था, सटीक नहीं था, इसको याद रखिएगा। पिछली बार इस पे बोनस मिला था तो इसलिए मैं इस पर बोनस दे देता हूं, मैं भी आगे बढ़ जाता हूं। इसका कोई भी आंसर सही नहीं था, यूपी ने इस पर बोनस दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट या फिर एम्पियर? चलिए भैया बताइए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो बिल्कुल जिन्होंने भी ओम बताया बिल्कुल ही उनका करेक्ट है, तो ओम बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसके दो ऑप्शन तो यार गायब हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए इन्हीं दो ऑप्शन में से एक सही है, बताओ। कोई बात नहीं, दो ऑप्शन इसके गायब हैं तो कोई बात नहीं, इन्हीं दो में से एक सही है, जल्दी से बताइए, ए होगा कि बी होगा? नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट है। नींबू में जो है आपका साइट्रिक एसिड होता है, वहीं पर सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, टमाटर में आपके ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो आपके चींटी वगैरह होते हैं चींटियों में जो है आपके फार्मिक एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। अब आप कहेंगे सर इसके बाद 62 क्यों आ गए? तो बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैथ के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, हिंदी के क्वेश्चंस हैं, तो अभी हम इनको लेकर नहीं आए। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन हिंदी की क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो रियाद किस देश की राजधानी है? जल्दी से बताइए। म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। बस जल्दी से जो है आप लोग लाइक कर दें अगर ना किए हो अभी आप तो रियाद की अगर हम बात करते, देखो थोड़ा समय भले ही लग रहा है लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीजें भी सीखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा आंसर बताया आगे बढ़े, क्वेश्चन देखा आंसर बढ़ाया आगे चले। ऐसे में तो यार आपके 40-42 क्वेश्चन जो है ना वो तो 10 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनसे और भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हम आपको जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो है इसका राइट आंसर बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सऊदी अरब का जो है रियाद जो है राजधानी हो जाएगी। समझ में आगे बात? बिल्कुल। वहीं पर अगर हम बात करते हैं म्यांमार की तो नायपीडो जो है वो म्यांमार की राजधानी होती है, बांग्लादेश की ढाका होती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? भाई सबसे बड़ा तो आपको पता होगा राजस्थान है, वहीं पर अगर हम बात करें सबसे छोटे की तो बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, तो गोवा आपको सही होना चाहिए। इसका जो क्षेत्रफल है वो मात्र 3,902 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 साल, 4 साल, 6 साल या फिर 8 साल? बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, देखो आपको हम बता दें कि राज्यसभा में मैक्सिमम जो लोगों को हम रख सकते हैं, ठीक है, सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 250 होती है। समझ में आ गई बात? चलिए, वर्तमान में लेकिन इसकी संख्या 245 है। राज्यसभा की बात किया जाए कि राज्यसभा किस आर्टिकल में है तो 80 नंबर आर्टिकल में है। कितना कार्यकाल होता है? तो 6 साल इसका कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 65 का आंसर दीजिए। यूनाइटेड नेशंस डे की अगर हम बात करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो 24 अक्टूबर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1945 से हम लोग यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? बहुत बहुत हलवा क्वेश्चन है। 66 पे आइए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? बिल्कुल 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बाकी लोग बताएं फटाक से है कहां पर, आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द हेग, बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहां स्थित हैं? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहां स्थित हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? चलिए, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हिंदू और जैन धर्म का जो है मंदिर है, और याद रखिएगा इसको। चलिए, और किसने बनवाया था अगर खजुराहो की मंदिर की बात किया जाए तो चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव किस राज्य में स्थित है? केरल, बिहार, राजस्थान या फिर उड़ीसा? नबका लेबारा उत्सव किस राज्य में स्थित है? देखो जो आपके लोक नृत्य हैं, जो भी आपके त्योहार हैं, किस राज्य में कौन सा त्योहार फेस्टिवल प्रमुख है, इन चीजों को थोड़ा सा देखते हुए चलना है। पिछले साल आया था नबका लेबारा उत्सव, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलिए, सॉरी, उड़ीसा में जो है संबंधित है। 69, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस हरित गैस नहीं है? बताइए, बताइए कौन सी इसमें हरित गैस नहीं है? चलिए, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? चलिए,
देखो बहुत सिंपल सी इसकी ट्रिक है, अगर आपको पता होना चाहिए। इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं, आप कभी इसके बारे में भूलेंगे नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका एक छोटा सा एक ट्रिक है, अगर आपको पूछा जाए कौन कौन से जो है ओजोन गैस हैं, तो एक छोटा सा ट्रिक मैं कहीं यही लिख देता हूं। ओ मीना कल काजल लगाना, ये एक छोटा सा ट्रिक है। तो ओ से आपका ओजोन हो जाता है। ठीक है, ओजोन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। मी से आपका मीथेन हो जाता है, मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ना से आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, ना से नाइट्रस ऑक्साइड। कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जलवाष्प। याद रखिएगा, ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, काजल से में जो आपका का है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जलवाष्प। तो यहां पर आपने देखो इस ट्रिक से, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, लेकिन नाइट्रोजन आपका नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और ट्रिक अगर जबरदस्त लगी तो एक बार जरूर कमेंट में लिखें कि अच्छी लगी ट्रिक की नहीं लगी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या फिर विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। अर्जुन अवार्ड, बिल्कुल, तो जो अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाता है खिलाड़ियों को, जो खेल में जो खिलाड़ी होते हैं अच्छे उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो आपको दिए जाते हैं कोच लोगों को। तो फिलहाल आज के लिए इतने सारे क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं। कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।